नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। क्या बहन मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी? जैसा कि लग रहा है कि अगला प्रधानमंत्री बहन जी जरूर बन जाएंगी। राजनीति की जो परिस्थितियां बदली है और बहन मायावती जी का जो कार्यक्रम बदला है, जो योजना बदला है, इससे हम सभी अनुमान लगा सकते हैं कि अगला प्रधानमंत्री यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन मायावती जी का सिक्का चलेगा। हर जगह बसपा की गूंज होगी। मैं इस पूरे वीडियो में बहुजन समाज पार्टी ने क्या क्या बदलाव किया है, शुरुआत कैसे की है और इसके क्या परिणाम आ सकते हैं, यह मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसे आकाश आनंद जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी के, आज उन्होंने मीटिंग लिया। मध्य प्रदेश के रीवा में बड़ा बगीचा में जो उनका मीटिंग हो रहा था और उसमें सुबह से ही लाखों की संख्या में बसपा के कार्यकर्ता नीला गमछा, नीला झंडा, हाथी छाप जो भी है उनका, उस तरह से पूरा सजे धजे इकट्ठा हो रहे थे। मध्य प्रदेश में एक आंधी सी आई हुई है। आकाश आनंद को देखने के लिए भी, सुनने के लिए भी लोगों में एक सोच है, एक जिज्ञासा है कि ये बसपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, नए कर्ता धर्ता होंगे, ये बहुजन समाज को क्या देने वाले हैं, किस रास्ते पर लेकर चलेंगे। आम जनता की शिकायत हुआ करती थी बसपा घोषणा पत्र जारी करे, तो बसपा ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। हम आपको बता रहे हैं तेलंगाना में जो चुनाव का जो तैयारी हो रही है, वहां के लीड, वहां के नेतृत्व कर रहे हैं आरएस परवीन। आरएस परवीन जो है पूर्व एडीजी हैं, ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, अधिकारी रह चुके हैं। हर चीज को बड़ी सूक्ष्मता से, बहुत गहराई से, छोटे छोटे स्तर पर वह देख रहे हैं। आम जनता की सुनते हैं, उनकी भावनाओं के हिसाब से चल रहे हैं। और सबसे पहला यह पार्टी बन गया, राजनीतिक दल बन गया है जो पढ़े लिखे लोगों को तवज्जो दे रही है। आईआईटीएन को चुनाव में उतार रही है। तेलंगाना में कई आईआईटीएन चुनाव में उतरे हैं। आईआईटी एक इंस्टीट्यूट है इस देश का जो सबसे बड़ा प्रौद्योगिक संस्थान है। कहते हैं वहां पर टॉप क्लास के पढ़े लिखे लोग होते हैं। और आलोचना बस आप ये कह सकते हैं कि पहला आईआईटीएन तो अरविंद केजरीवाल हैं जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई। अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री हैं और उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा आम आदमी पार्टी में कोई नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी वह पार्टी बन चुकी है जहां पर पढ़े लिखे लोगों को मान इज्जत दी जाती है, जगह दी जाती है। और यह साबित किया गया है बसपा के द्वारा तेलंगाना में। मैं और भी बहुत सारी बातें बसपा का मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। थोड़ा सा आप ठहरे हुए रहिए, क्योंकि बिहार की जो जातिगत जनगणना है उसके ऊपर पूरा देश में और नेताओं के बीच क्या क्या उबाल आया है यह भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि पिछले 24 घंटे में तरह तरह की आवाजें लग रही है। मैं 81% हिंदुओं के साथ हूं। इस देश पर, इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीबों का है। यह भाषा और यह भाषण देश के प्रधानमंत्री जी का है। उन्होंने जिक्र करते हुए बताया, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो क्या 17% मुसलमान के चक्कर में 81% जनता को भूल जाऊं? और रही बात ये जातिगत जनगणना जो नीतीश कुमार की निकल कर आई है, भाजपा के लिए हिंदू मुस्लिम करने का, ध्रुवीकरण करने का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। आप आपस में भिड़ जाओ, अपने जातियों में भिड़ जाओ, क्योंकि मैं ये भी बताने वाला हूं कि विभिन्न जाति के नेता क्या क्या कह रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह दिया, आप यादव है, डिप्टी सीएम है, तो आप यादवों की संख्या बढ़ा देंगे और हमारी जाति की संख्या घटा देंगे। ये भी आरोप लगा है। जातिगत जनगणना
जो निकल कर आई है, इसका मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। बहुत सारे लोगों को इस पर ऐतराज है कि हमारी जाति को कम बताया गया। क्या आप हमारे दर्शक इस बात से सहमत हैं? और रही बात ये, अगर ये सारी बातें होनी है तो मैं अपने तमाम दर्शकों से यह पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन है, तो क्या भाजपा के शासन द्वारा जातिगत जनगणना कराया जाएगा? तो क्या आपको विश्वास होगा? क्या आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि इन्होंने ठाकुरों की संख्या बढ़ा चढ़ा के दिया है, ब्राह्मणों की संख्या बढ़ा चढ़ा के दिया है? आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी जाति की जनसंख्या कम किया गया। तो वर्तमान परिस्थिति में जो मांग है, अखिलेश यादव जी भी मांग कर रहे हैं जातिगत जनगणना कराई जाए, कांग्रेस भी मांग कर रही है, बहन मायावती जी भी मांग कर रहे हैं। और जब जनगणना हो जाएगी तब आप कहेंगे कि हमारी जाति को कम कर दिया, क्योंकि यहां पर ठाकुरों का शासन है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, वो ठाकुर है, इसलिए उन्होंने ठाकुरों की संख्या बढ़ा दी है, ब्राह्मणों की संख्या बढ़ा दी है। ये आरोप लग रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिले में 29 जिले में राजभर समाज है और हमारी संख्या 0 दिखाई गई है। जब हम जाते हैं नवादा में मीटिंग करने के लिए, भाषण देते हैं, तो वहां पे 50,000 लोग आते हैं और गिनती आती है 500 की, तो बाकी 49,500 लोग कैसे आ गए? ये उनका आरोप है राजभर का, ओम प्रकाश राजभर का। संजय निषाद ये कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, भाजपा गठबंधन में हैं, निषाद समाज पार्टी के मुखिया हैं संजय निषाद, वो कहते हैं कि हमारे जो संसाधन है, जिस पर हमारा हक है, पिछले 60-70 सालों से यादवों ने खाया है, और आज जब जनगणना की बारी आई तो हमारी संख्या कम कर दी, अपनी संख्या बढ़ा ली और ये कह दिया कि तुम्हारा तो संख्या ही नहीं है, तुम तो मेरे पीछे पीछे चलो। ये सब आरोप लगने शुरू हो गए। बिहार में भी ऐसा उबाल है, लेकिन अभी तक सामान्य वर्ग के नेताओं ने ये बातें नहीं कही है। वो पहले ही सोच बैठे हैं, चलो भाई, जनगणना से पहले भी आप कहते थे कि हम 85% हैं, आज भी कह रहे हो, इससे कोई नफा नुकसान नहीं हुआ है। हम कल भी 15% थे और आज भी 15% हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जो 85% है, ये आपस में जो है मुक्कम मुक्की शुरू कर दिए हैं कि हमारी संख्या ज्यादा तो हमारी संख्या ज्यादा, और आरोप रख दिया प्रशासन के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर। वर्तमान में 30 सालों से नीतीश कुमार भी ओबीसी से हैं और तेजस्वी यादव भी ओबीसी से है। एक कुर्मी है, एक यादव है। अब यह भी कहा जाने लग गया है आपने धानुकों की संख्या बढ़ा दी है। इस पर आरोप लगता है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार इस बात से खुश हो रहे हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हमने 27% कर लिया और पिछड़ा वर्ग का 36% है, कुल मिलाकर 63%। तो वो 27% पर खुश हो रहे हैं, जबकि उनकी जो अपनी जाति है वो 2.5-3% पर सिमट रही है। लेकिन जो यादवों की 14% आई है, इससे तमाम जो नेता हैं, जो पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, जो SC ST OBC को लेकर चलते हैं, उनको जो है तकलीफ होनी शुरू हो गई है। ऐसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के तरफ से कोई आरोप अभी तक नहीं आया है। और एक बात और बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी तीसरा डिप्टी CM आपको मिलने वाला है, जो कि दलित होगा। 2024 के चुनाव से पहले ही एक दलित उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिल जाएगा, क्योंकि वोट जो साधना है। और हमारे देश के प्रधान जब छत्तीसगढ़ में बोल रहे थे, बाकी जितने भी भाषण दे रहे हैं, उनकी जो तकलीफें हैं अंदर से निकल कर आ रही थी। अब वो एक नई जाति बता रहे हैं, गरीबों की जाति। इस देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, गरीब को लेकर हम चलते हैं। लेकिन सवाल एक और बनता है, गरीब गरीब कहते हैं। पत्रकारों ने सवाल कर दिया भाजपा सांसद वरुण गांधी जी से, और वरुण गांधी जी से पूछ दिया गया, ये 5 किलो चावल गेहूं जो दिया जा रहा है, इस योजना के बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल देसी भाषा में, यह आपके हाथ पर कौड़ा है। कौड़ा बोलते हैं जो उठा के किसी को देते हैं भीख के रूप में। उनका कहना यह हुआ
कि आपके बच्चों को नौकरियां नहीं देते हैं। केंद्र सरकार में 1 करोड़ पद खाली है। 3-3 साल के बाद परीक्षा का रिजल्ट आता है, तब जाके भर्तियां होती है। ये नौकरी नहीं देंगे तो जनता भूखी मरेगी। तो ये 5 किलो चावल गेहूं देकर आपसे वोट प्राप्त करते हैं, वो आपको भीख के रूप में दे रहे हैं। क्या इस देश का जनता भिखारी है, रहमो करम पर चल रही है? जबकि कहा जाता है ये मतदाता मालिक है, अपने मत से सिंहासन देते हैं, राजा बनाते हैं। तो क्या वर्तमान सत्ता इस देश की जनता को भिखारियों के रूप में खड़ा कर दिया है? कितना % सहमत है हमारे दर्शक? आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट्स जरूर बताएं। और रही बात ये, अब मैंने आपको बताया कि बहुजन समाज पार्टी की जो सबसे बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन मायावती जी, एक अनुमान लगा रहा हूं, जैसा उन्होंने शुरुआत किया है कि 2024 में काफी सारे सीट भी निकल सकते हैं और देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, पहली दलित महिला प्रधानमंत्री बन सकती हैं, क्योंकि बसपा ने जो है अपना रूप रंग बदला है, वर्किंग स्टाइल यानी काम करने का तौर तरीका बदला है। और RS प्रवीण जो प्रयोग कर रहे हैं तेलंगाना में, उस प्रयोग में बहन मायावती जी ने किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि उन्होंने घोषणा पत्र जारी कर दिया। RS प्रवीण क्लियर करके बता रहे हैं यूनिवर्सिटी में कितने पद खाली हैं, कहां कितना पद खाली है, क्या क्या जरूरतें हैं, वो तमाम चीजों को अपनी घोषणा पत्र में डाल रहे हैं कि अगर हमारी शासन आई, बहुजन समाज पार्टी की तेलंगाना में शासन आई, इन तमाम जो रोगग्रस्त विभाग है, जहां जहां वैकेंसी है, सबको पद को पूरा करूंगा, सबको भर दूंगा। जो रास्ता तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष RS प्रवीण ने दिखाया है, जो नेतृत्व ने दिखाया है, क्या उसी रास्ते पर मध्य प्रदेश बसपा यानी वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इंजीनियर रामाकांत पिप्पल, वह भी चलेंगे? काफी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। उमेश पाल जो उत्तर प्रदेश के हैं, क्या उसी रास्ते पे वो चलेंगे? राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या वो चलेंगे? बहन मायावती जी अगर इस रिजल्ट को देख लेती हैं कि तेलंगाना में अच्छा बहुमत भी आया, सीट भी अच्छी निकली, पूरे देश पे लागू करेंगे। हम तमाम दर्शकों से जानना चाहते हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला वाइज जो भी 75 जिले हैं, 80 लोकसभा सीट है, उन तमाम सीटों पर क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन से स्कूल गिरे हुए हैं, उसको ठीक करवाने का वादा, सड़क का निर्माण कराने का वादा फोटो समेत अपनी घोषणा पत्र में डालते हैं। अगर इनके कार्यकर्ता बहुजन समाज के बीच जाते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज के बीच जाते हैं, वहां पर जो लड़कियां कुंवारी है उसके पिता से ये कहते हैं इसकी शिक्षा और शादी की जिम्मेदारी बसपा के हाथ में है। जो झोपड़ी है, उस झोपड़ी का फोटो खींचते हुए उस झोपड़ी के मालिक के सामने ये वादा करते हैं, सत्ता आएगी तो ये झोपड़ी पक्के मकान में तब्दील होगी, ये हमारा वादा है। कहने का मतलब यह है, हर क्षेत्र की जो समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, लोगों से मिलना, उन तमाम समस्याओं को दूर करना। उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी विभाग हैं, उन विभागों में कितनी रिक्तियां हैं, उन तमाम रिक्तियों को बसपा का शासन आते ही फुलफिल किया जाएगा, उन तमाम खाली जगहों को भरा जाएगा। बसपा ये बात बोलेगी। बसपा ने आज तक ये कहा कि संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कर्ता धर्ता को मैं ये कहना चाहता हूं, संविधान समाज के लिए एक साइलेंट मैसेज है। संविधान ये कहती है कि जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, सरकारी विभाग हैं, उसको दुरुस्त करना सरकार की मैंडेटरी ड्यूटी है, यानी संवैधानिक कर्तव्य है। लेकिन यह तो घोषणा पत्र नहीं हुई। घोषणा पत्र तो वह होती है जो राजनीतिक दल का, कि हमारी दल की विचारधारा अलग है, हमने खोज निकाला है, फला फला विभाग में बहुत सारी वैकेंसी है, रिक्तियां हैं, हमारे क्षेत्र में इतने व्यक्तियों की झोपड़ी है जिसका झोपड़ी पक्के मकान में तब्दील नहीं हुई है,
गांव में एक और समस्या होती है, चारों तरफ जमींदारों की जमीन होती है, बीच में बहुजन समाज का मोहल्ला होता है, वहां तक पहुंचने के रास्ते नहीं होते। क्या बसपा ये कहेगी कि बहुजन समाज के इस मोहल्ले तक एक पक्की रोड कम से कम 10-12 फीट चौड़ी जहां पर गाड़ी जा सके हम बनवाएंगे, ये हमारा वादा है, हमें आप वोट दीजिए, हमने घोषणा पत्र जारी किया है। और आपको लगता है जिस तरह से आरएस प्रवीण तेलंगाना में हर छोटी छोटी कमियों को ढूंढ ढूंढ के उसको घोषणा पत्र में डाल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी और पूरे देश स्तर पर सभी राज्यों में इन छोटी छोटी कमियों को ढूंढकर और इकट्ठे ये गारंटी देती है कि हमारी घोषणा पत्र में ये पता लगा है कि बिहार में ये सब समस्या है, उत्तर प्रदेश में ये सब समस्या है, यहाँ ये समस्या को हम दुरुस्त कर देंगे, आप हमें वोट दीजिए। तो कितना वोट मिलेगा? क्योंकि रास्ता तो इन्होंने पकड़ लिया है। तेलंगाना में फिलहाल चुनाव है, अगर आरएस प्रवीण को अच्छा मत प्राप्त हो जाता है, विधायकों की संख्या काफी ज्यादा मिल जाती है, हो सकता है ये शासन में भी आ जाएं। अथवा एक बात और बता देता हूं, बसपा का यह भी कहना है कि चाहे विधायक ज्यादा आए या कम आए, अब बाहर से समर्थन नहीं, अब तो सरकार में शामिल होंगे। इसका मतलब यह है कि 5-7 विधायक भी अगर आ गया तो ये तेलंगाना के सरकार में होंगे, और जो इन्होंने वायदे किए हैं वह वायदे इनको पूरा भी करना होगा। मध्य प्रदेश में अगर 10-12 विधायक इनको निकल जाते हैं और मध्य प्रदेश में ये घोषणा पत्र जारी करते हैं तो वहां इनको अपने वायदों को पूरा भी करना होगा। ये अपने गठबंधन दलों के सामने जो पोस्ट पोल अलायंस होता है, यानी चुनाव के बाद गठबंधन, वहां ये शर्त रखेंगे, ये कमियां हैं वर्तमान सरकार में और यही कहकर मैं जनता से वोट लिया है, इसे हमें पूरा करना है। लोगों को यह विश्वास है कि बहन मायावती जी ने आज तक झूठ फरेब का रास्ता नहीं लिया, झूठ नहीं बोलती, जो होता है सच्ची बोल देती हैं, सामने बोलती हैं, खरा खरा बोल देती हैं। तो जो ये घोषणा पत्र जारी करेंगी वह भी पूरा होगा। लोगों में ये धारणा है, ये विश्वास है। तो अब जरूरत है कि बहुजन समाज पार्टी स्थानीय स्तर पर उन तमाम कमियों को गिनती करे और उसको घोषणा पत्र में डाले। जनता इंतजार कर रही है, क्योंकि जनता आप पर विश्वास करती है, लेकिन आप कुछ बोलते ही नहीं, आप साइलेंट आवाज निकालते हैं, घुमा फिरा के बात करते हैं, ले दे के संविधान पर ले जाते हैं। इसलिए आम जनता भड़क कर और लालच बस किसी अन्य दलों को वोट कर देती है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे जातिगत जनगणना के ऊपर पानी फेर दिया और एक ही बार में कह दिया 81% हिंदुओं के साथ, बहुसंख्यक आबादी के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस बंटवारे की राजनीति करती है। पहले ये कहा करते थे कि संसाधनों के ऊपर मुसलमानों का हक है, अब जब देख लिया कि हम 81% हैं तो उसके बाद उसमें ओबीसी राग अलाप रहे हैं, तरह तरह के। गरीब तो गरीब होता है, चाहे वो दलित हो अथवा सामान्य वर्ग हो, आदिवासी हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब गरीब होता है। और गरीबों का आंसू हम बहने नहीं देंगे भाइयों एवं बहनों, इस तरह से इन्होंने भाषण दिया है। तो अब क्या कीजिएगा, क्योंकि जातिगत जनगणना के ऊपर तो पानी फेर दिया गया, अब तो ध्रुवीकरण होगा धार्मिक। और रही बात ये, जरूरत जनता की है, जो जनता की जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से अगर घोषणा पत्र बहुजन समाज पार्टी बना लेती है, जनता के दिल से कनेक्ट करती है कि हम आपकी जरूरत पूरी करेंगे, आप हमें असेंबली तक भेजिए। तो जहां तक हमारा अनुभव काम कर रहा है कि जनता जरूर वोट करेगी। और यह बसपा का जो बदलाव है, यह बदलाव काफी अच्छा दिन ले आएगी बसपा के लिए, जो अभी तक मार खाती आ रही है। अब दिखने लग गया है कि तेलंगाना का जब घोषणा पत्र देखा गया, जब आरएस प्रवीण का प्रेस रिलीज देखा गया, तो लगने लगा कि जरूर अब बसपा अपने आप में बदलाव ला रही है। और हो सकता है कि बहन मायावती जी का ही इशारा हो कि अब हम घोषणा पत्र भी जारी करेंगे, हम सरकार में भी आएंगे, पोस्ट पोल अलायंस करेंगे चुनाव के बाद, और यह भी दिखाएंगे कि हमारी कितनी ताकत है। कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी
बदल रही है और बदलाव चाहती है। इस बदलाव का असर क्या होगा यह तो भविष्य में है, लेकिन बदलाव होगा। मध्य प्रदेश में भी बसपा काफी अग्रसर हो रही है, राजस्थान में भी पहले से ज्यादा मत प्राप्त होंगे और ले देकर बसपा का बदलाव बहुजन समाज का बदलाव होगा। पूरे देश में जातिगत राजनीति हो रही है और लोग तो ये भी कहने लग गए हैं, कभी ये जाति की राजनीति करते हैं, कभी ये ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। कहने का मतलब जनता को देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। जनता को क्या देंगे? सत्ता में जब आएंगे तो जनता को ये क्या देंगे? ये केवल जाति आधारित राजनीति करते हैं। चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ देते हैं। किसी ने सर्वोच्च न्यायालय का रास्ता पकड़ लिया, कास्ट सेंसस को। और रही बात ये, मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, बहन मायावती जी जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती थी, गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की बात करती थी, तो लोग उसे कहते थे अपनी जाति की बात करो, SC ST की बात करो। लेकिन बहन मायावती जी दूरदर्शी नेता है, वो समझ चुके थे चाहे कास्ट सेंसस हो, जातिगत जनगणना हो, हम मांग करते हैं करवा भी लिया जाए, लेकिन गरीबी तो किसी के पास भी आ सकती है। इसलिए उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात किया। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।